ऑडियो वन। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। माँ अपने बच्चे के निर्माण करने के संबंध में अपने कर्तव्यों को प्रायः 5 वर्ष तक पूरा कर लेती है। पेट में जिस दिन से बच्चा आता है उसी दिन से माँ का कर्तव्य शुरू हो जाता है। बालक का स्वास्थ्य और बालक का मस्तिष्क विकास के लिए अपने चिंतन और उसको अपने आहार विहार में जिस तरह संयम बरतना चाहिए, यह क्रिया 5 साल तक जारी रहती है, क्योंकि माता का ही बच्चे से सबसे अधिक संबंध रहता है। माँ के पास वह स्वयं रहता है, खेलता भी वह माता के पास है, बातचीत भी वह माता से ही ज़्यादा करता है, गोदी में भी वह माँ के पास आता है। माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर तब तक होता है जब तक उसकी उम्र 5 साल की होती है। 5 साल के बाद शिक्षण की जवाबदारी दूसरे लोगों के कंधों पर चली जाती है। माँ की अभिभावकों की जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहेगी, उसमें तो कमी क्या हो सकती है, लेकिन मुख्यतया उसकी जिम्मेदारियां अभिभावकों पर चली जाती हैं, जिनमें पिता मुख्य है। पहले ही कहा जा चुका है कि शिक्षण स्कूलों में भले ही हो, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण घर की पाठशाला में ही होता है। घर को एक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए अगर हमको भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है। माता को अपना स्वभाव, पिता को अपना स्वभाव, घर वालों को अपना स्वभाव, काम करने का ढंग, घर की व्यवस्था तथा वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कि गीली मिट्टी के तरीके से बने हुए बालक ढांचे में ढलते हुए चले जाएं। मान लो लोहे की गोलियां ढालनी हैं, तो उसकी सारी मशीनें, ढांचे और डाइयां ऐसी बनाई जाएंगी जो पिघला हुआ लोहा जहां से जाए, जिस नाली में होकर के जाए, बस वो गोली में बदलता हुआ चला जाए, नीचे निकलता हुआ चला जाए। अगर मशीन में नुक्स हुआ और मशीन ठीक नहीं होगी तो गोलियां साफ नहीं निकलेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी। बच्चों को किस तरीके से बनाया जाना है, उनको सुयोग्य बनाया जाना है या बुरा, उनको सुसंस्कृत बनाया जाना है या कुसंस्कारी, इसके लिए केवल वाणी के द्वारा दिया जाने वाला शिक्षण पर्याप्त नहीं है। वाणी के द्वारा दिए गए शिक्षण को केवल कान ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान स्वभाव में नहीं आता, अंतश्चेतना में नहीं आता। अंतश्चेतना में वो बातें आती हैं जिनको अक्सर लोग देखा करते हैं, समझते हैं और उसी को लोग सही मानते हैं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, स्वयं के व्यवहार द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। हमको जो कुछ भी बालकों को बनाना है, घर का वातावरण ठीक वैसा ही बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पहले अपने आप को ढालना चाहिए, पिता को, माता को, चाचा को, ताऊ को, बहनों को। अगर वो नहीं ढले हैं तो अभिभावकों का काम है कि एक बच्चे के लिए ही सही या अपने परिवार के बच्चों के लिए सही घर के वातावरण को व्यवस्थित करें, अपनी दिनचर्या ठीक बनाएं, उठने बैठने का क्रम ठीक बनाएं, सभ्यता और संस्कृति का क्रम ठीक बने, एक दूसरे के साथ में सभ्य व्यवहार करें। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी के साथ में बुरा व्यवहार करे और बच्चों पर उसकी छाप पड़े। इसीलिए घर वस्तुतः एक पाठशाला बनाया जाना चाहिए। बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चों को सुविकसित, सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए। बच्चों को कूड़े कबाड़े के तरीके से पालना है, चूहे बिल्ली के बच्चों के तरीके से बच्चे पैदा करने हैं, तब तो वो कुछ भी बन जाएं तो बात अलग है, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। घर का कोई भी आदमी चाहे जैसे रहे, चाहे जो कहे, चाहे जिस तरीके से सोए, चाहे जैसा आचरण करे, और फिर चाहे कि बच्चे अच्छे बने, असंभव है। संभावना ज़्यादा इसी बात की है कि वो बुरे ही बनेंगे या वो खोटे आदमी बनेंगे। घर के वातावरण के लिए अभिभावकों की बहुत जिम्मेदारी है। स्कूलों में तो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं प्रायः 45-45 मिनट के 4-5 घंटे पढ़ते हैं और 4-5 घंटे के बाद घर आ जाते हैं। बाकी सारे समय घर पर ही रहते हैं, तो अधिक प्रभाव तो घर के वातावरण का ही पड़ता है। 20 घंटे 18 घंटे तो वो घर में ही रहते हैं। असली पाठशाला तो वही है, नकली पाठशाला स्कूल है। स्कूल में बच्चे को पढ़ा करके कोई आदमी लंबे चौड़े ख्वाब देखना चाहता हो तो वह गलत है। पहले ज़माना अलग था। उस ज़माने में अध्यापक जितना ध्यान पढ़ाई लिखाई पर देते थे, उससे 100 गुना ध्यान इस पर देते थे कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उन पढ़ने वाले बालकों को संस्कारवान कैसे बनाया जाए, स्वभाव अच्छा कैसे बने, कर्मठ कैसे बने, उसके विचार करने का क्रम क्या हो, काम करने की शैली क्या हो, उसका रहन सहन क्या होना चाहिए, उसको कैसे सुधारा जाए।
वहाँ पढ़ाई का मूल उद्देश्य यही होता था। जो मामूली ज्ञान है उसको तो लोग वैसे ही पढ़ा देते थे। 1-2 घंटे रोज पढ़ा दिया काफ़ी है। हिसाब पढ़ा दिया, 1 घंटे रोज पढ़ा दिया, इतने समय में बस आदमी हिसाब का जानकार हो जाएगा। इतिहास है, दूसरी चीज़ें हैं, पढ़ना लिखना है, अक्षर ज्ञान है, व्याकरण है, यह बस छोटी छोटी बातें हैं। इनका काम भी जीवन में कितना आता है? ज़रा सा काम आता है। उतनी जानकारियाँ 1-2 घंटे में रोज़ दे देते थे और पढ़ाई चलती थी। बाकी पढ़ाई उस वक्त चला करती थी। अभिभावक इसी तरफ ध्यान देते थे और अभिभावकों के लिए आवश्यक था। लेकिन अब घर के वातावरण बिगड़ते चले जा रहे हैं और पीढ़ियां बिगड़ती चली जाएंगी। इसीलिए स्कूली शिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमको घर के वातावरण को और अभिभावकों को घर के रहन सहन को सुधारना चाहिए, अगर हमको अगली पीढ़ियों को अच्छा बनाना है तब। इसके बाद स्कूल के अध्यापकों का नंबर आता है। अध्यापक माता पिता से श्रेष्ठ माने गए हैं। गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है, माता से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? इसलिए माना गया है कि इन अभिभावकों को अक्षर ज्ञान का समय नहीं मिलता। समय भी मिलता है तो उनके पास योग्यता नहीं होती। योग्यता भी होती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों से 10-20 मिनट के लिए मिल लेते हैं, अन्य धंधों में लग जाते हैं। अध्यापक ही एक ऐसा है सुसंस्कृत व्यक्ति जिसके पास 4-5 घंटे रोज स्कूल में रहना पड़ता है। उसकी छाप आगे भी पड़ती रहती है। वो कल की बात को पूछ भी सकता है, अगली बात को बता भी सकता है। माँ बाप के बाद में तीसरा नंबर जो पड़ता है अध्यापकों का पड़ता है, छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उसके लिए शासक वही है, मार्गदर्शक वही है, राजा वही है। उसका बहुत कुछ असर होता है बच्चों के दिमाग पर, और जो असर अध्यापक का है उस असर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये अध्यापकों की बुद्धिमत्ता के ऊपर है। एक विष्णु शर्मा थे। एक राजा की ये शिकायत थी कि उसके लड़के वाहियात हो गए हैं, उज्जड हो गए। वो पढ़ते लिखते नहीं हैं और उनके काबू में नहीं आते। विष्णु शर्मा ने कहा कि हम पढ़ा देंगे आपके बच्चों को। बच्चों को बुलाया, उन्हें पढ़ने के लिए पट्टी कलम दी। वो तो भाग गए, नहीं पढ़े। तब उन्होंने कहा एक और विधि है, अभी हम बताते हैं। उन बालकों को बुलाया और उनसे कहानी कहना शुरू कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया मज़ेदार कहानियाँ कहीं। बच्चों को पढ़ने में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और कहानियों को सुनने लगे। और कहानियों को सुनते सुनते बालक इतने निष्णात हो गए राजनीति और अर्थव्यवस्था में कि उनके पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक लंबी चौड़ी रकम उस विष्णु शर्मा को दी। उस विष्णु शर्मा की लिखी हुई किताबों का नाम पंचतंत्र हितोपदेश है, जो संस्कृत की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इस तरीके से अगर अध्यापक चाहे तो उसी पढ़ाई में से जिसको दैनिक जीवन में पढ़ाना होता है, उसमें से भी वह कितना बड़ा काम कर सकता है, कितनी बड़ी व्यवस्था और जिम्मेदारी उठा सकता है। ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। अध्यापक को वेतन मिलता है और सरकारी कैरिकुलम पूरा करना पड़ता है और पाठ्यक्रम पास कराना पड़ता है और बच्चों को डिवीज़न लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वह तो सब किया ही जाना चाहिए। इसके लिए अलग से कुछ काम करना नहीं है। इतिहास पढ़ाया जाए, इतिहास के निष्कर्ष इस तरीके से पढ़ाए जाएं कि उन निष्कर्षों का लाभ बच्चों को मिले। हिस्ट्री से लेकर अनेक भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले अनेक पाठ ऐसे आते हैं जिनको इस ढंग से, इस रंग से अध्यापक पढ़ाए कि उसी में शिक्षण की पद्धति भरी पड़ी हो। फिर इसके अलावा भी थोड़ा बहुत तो समय अध्यापक अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकता है, थोड़ा वक्त तो दे ही सकता है। एक 15 मिनट आधा घंटा उनसे मिल लिया जाए और उनकी कष्ट कठिनाइयों को पूछ लिया जाए, घरेलू समस्याओं को पूछ लिया जाए। आजकल उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है उसको समझ लिया जाए, उसके मुताबिक सलाह मशविरा दिया जाए। सफाई रखने की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, बड़ों के पैर छूने और बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा। इस तरीके से अध्यापक चाहे तो बहुत आसानी से उन्हें प्रेरित कर सकता है और ज़रा भी उस पर दबाव नहीं पड़ सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भार उसको अपने पर उठाना नहीं पड़ता। यदि अध्यापक चरित्रवान हों, अध्यापक राष्ट्र सेवी हों, अध्यापक इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हों और अध्यापक इस बात को समझते हों कि हमें केवल पढ़ाने भर के लिए ही नहीं है, हम दूसरे नौकरों के तरीके से नौकर नहीं हैं। अध्यापक की नौकरी केवल नौकरी नहीं हो सकती, इसलिए हम गुरु मानते हैं उसको।
इसलिए उसका बड़ा ऊंचा सम्मान था समाज में और रहना चाहिए और रहेगा। वेतन कितना मिलता है उसके ऊपर कोई दारोमदार नहीं है। चाणक्य चाणक्य को कौन वेतन देता था? केवल फटे पुराने कपड़े पहनते थे और जंगलों में रहते थे और फूस की झोपड़ी में रहते थे। उनकी आवश्यकता कम थी और उनको जो गुजारे को मिलता था कम मिलता था। लेकिन इससे चाणक्य की महानता पर फर्क क्या आया? चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय की अनेक फैकल्टियों का डीन और उस तरह का जिसकी शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं। बड़ा अध्ययनशील नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का पुस्तकालय की सूझबूझ उसी की थी। गरीब रहने से और कम खर्च मिलने से हमको कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए, ये क्या बात? कर्तव्य को पूरा करना अलग बात है। वह हमारी आध्यात्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और नागरिक जिम्मेदारी है। वेतन हमको कम मिलता है तो यह सरकार से कहना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए या कमाई के दूसरे सोर्स ढूंढने चाहिए। जो भी करना चाहिए, क्योंकि हमको कम वेतन या ज़्यादा वेतन मिलता है, इसलिए कम पढ़ाएं या ज़्यादा पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कम करें या ज़्यादा करें, ये तो खराब बात है। कम वेतन मिलता है तो वेतन के लिए दूसरे तरीके अख्तियार करने चाहिए या इस काम को छोड़ देना चाहिए। दूसरा ज़्यादा फायदे का काम करना चाहिए, लेकिन हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं और इसे अच्छे तरीके से करेंगे नहीं। यह तो देश के साथ में विश्वासघात हो गया, अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात हो गया और बच्चों के साथ विश्वासघात हो गया। अध्यापक को यह शोभा नहीं देता। ये दलील उसकी बिल्कुल नाकारा है कि हमको कम वेतन मिलता है, इसलिए हम बच्चों के शिक्षण पर ध्यान नहीं देते। तो फिर आपने क्यों की थी नौकरी? पहले ही देख लेते कि यह काम कम वेतन का है तो हम दूसरा काम करेंगे। जब आपने जिम्मेदारी उठाई है, कसम खाई है, शपथ ली है और आपने जिम्मेदारी वहन की है, तो फिर आप गड़बड़ क्यों फैलाते हैं? गड़बड़ नहीं फैलानी चाहिए, किसी वर्ग को नहीं फैलानी चाहिए, खास तौर से अध्यापकों को, क्योंकि माँ और बाप के बाद तीसरा नंबर है अध्यापक का। अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने में कितना योगदान दे सकते हैं, इसका अगर किसी को इतिहास जानना हो तो भारतवर्ष के इतिहास को देखकर वे जान सकते हैं। प्राचीन काल के संत और ब्राह्मण अध्यापन का काम करते थे। उनके गांव-गांव में स्कूल थे, उनकी पाठशालाएं थीं, उन्हें दान दक्षिणा तो मिलती थी। उस दान दक्षिणा से अपना गुजारा कर लेते थे और उससे केवल अध्यापन का काम करते थे। हर ब्राह्मण अध्यापक होता था, हर संत अध्यापक होता था। बच्चों की शिक्षण एवं स्वास्थ्य की समस्या जहाँ तक थी, देहातों में रह करके उस काम को ब्राह्मण लोग करते थे। और जो जहाँ तक मनुष्य की आत्मिक और आंतरिक और दूसरी समस्याएं, गहरी समस्याएं थीं, और जो बड़े वर्ग के लोग उनके पास आते थे, उनका शिक्षण तंत्र का काम संत, महात्मा और साधुओं का था। वो मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करते थे और छोटी शिक्षाएं, छोटे जीवन की शिक्षा के लिए ब्राह्मण काम करते थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण और साधु का बहुत सम्मान था। उनको गुरु भी कहते थे, उनके पांव छूते थे और उनका बहुत ही आदर करते थे। गरीब होते थे तो क्या, और वो गरीब होने पर भी उनका गौरव बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता रहा। इसका कारण ये था कि उनकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सारे के सारे वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अध्यापकों को अभी मैंने कहा ना, माता पिता के बाद दूसरा नंबर आता है, और यूँ भी कहा जा सकता है कि माता पिता से ज़्यादा पहला नंबर आता है। माता पिता से पहला नंबर है अध्यापक का, क्योंकि माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो योग्यता नहीं है, पढ़ाने का ढंग बेचारों को मालूम नहीं है और मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है, शिशु का विकास कैसे होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, वो सारी की सारी योग्यताएं अध्यापक के पास हैं। अध्यापक चाहे तो थोड़े समय में ही केवल 4-5 घंटे अपने पास रख कर के भी जाने क्या से क्या सिखा सकता है, बालकों को क्या से क्या बना सकता है। जिस अध्यापक के बच्चे अच्छे नहीं निकल सके, कुपात्र निकले, बुरे काम करने वाले निकले, उच्छृंखल निकले, उसके बारे में दोष किसी को भी दिया जाए, पर अध्यापक उससे बच नहीं सकता। उसने अपने बालकों पर नैतिक दबाव डालने की कोशिश नहीं की, और उसने जो शिक्षण दिया, उसके भीतर से भावनाओं को भड़काने वाले और मनुष्य के अंतरंग को स्पर्श करने वाले शिक्षण उसके पास थे नहीं।
अगर उसके पास रहे होते तो जरूर उसने बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता और उनकी भावनाओं को मोड़ देने में सफल हो गया होता। किसी बच्चे की डिवीजन ना आए और 1 साल फेल हो जाए तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बनता बिगड़ता इससे है कि उसका व्यक्तित्व सही रूप से बन न पाया। इसलिए हमारे अध्यापक का यह बहुत ही पवित्र, पुण्य और एक महान कर्तव्य है कि उसने वो काम उठाया है, अपने कंधे पर लिया है, तो उस काम में भूल चूक नहीं करनी चाहिए। सरकारी करिकुलम में भले ही ये बातें ना हों और सरकारी पाठ्यक्रमों में यह बात भले ही जुड़ी ना हो कि बच्चे को सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उसका नैतिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरणा किस तरीके से दी जाए, पर समाज के लोग या अध्यापक अपने आप इसे कर सकते हैं।